नमस्कार, यासे.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 120 120। आज हमारे साथ हैं श्रीमान मनोज शर्मा, निदेशक शेखावाटी बीएड कॉलेज लोसल। साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका राजेश जी। तो शुरुआत करते हैं परिचय से संक्षिप्त में। बिल्कुल, मैं मनोहर लाल शर्मा जी पैतृक निवास मेरा गांव यालसर, जी माता लक्ष्मी देवी और पिता स्वर्गीय बजरंग लाल जी के घर में 20 अगस्त 1973 का मेरा जन्म हुआ है। 7 भाई बहनों में मैं सबसे छोटे संतान हूँ। जी 4 हम भाई हैं और 3 हम बहनें हैं, उसमें सबसे छोटा अंतिम नंबर पे मैं हूँ। जी शिक्षा मेरी MA BEd है। जी MA इंग्लिश और हिंदी दोनों से MA हूँ जी और BEd कर रखा है मैंने। 1974 से मेरा जन्म हुआ। 1994 से मैं राजकीय सेवा में 3rd ग्रेड शिक्षक के पद पे रहा जी। और अभी 2016 से मैं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगलिया में नियुक्त हूँ। जी ये मेरा राजकीय सेवा का परिचय है। जी इसके साथ ही शिक्षा सेवा में मेरी विशेष रुचि रही है। जी तो शेखावाटी BEd कॉलेज और इसके साथ ही STC शेखावाटी कॉलेज फॉर एजुकेशन के नाम से हमने 2007 में स्थापित किया था। जी शेखावाटी ग्रुप के एक मेंबर के रूप में मैं स्थापित हूँ। अच्छा, शादी हुई ना आपकी? हाँ, शादी 1991 में मेरी शादी, फरवरी 1991 में। ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल फतेहपुर तहसील, सीकर जिले के फतेहपुर तहसील में ठेड़ी गांव में ससुराल है। और धर्मपत्नी का क्या नाम है? धर्मपत्नी श्रीमती द्रौपदी देवी है। द्रौपदी देवी, ठीक। गृहिणी है? गृहिणी है। अच्छा अच्छा। और संतति के बारे में? संतति 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जी प्रज्ञा, नाम है प्रज्ञा दादीज जी और वर्तमान में MBBS प्रथम वर्ष की वो प्रशिक्षणार्थी है। जी छोटा लड़का है, वो BSc फर्स्ट ईयर कर रहा है सुबोध कॉलेज जयपुर से। जी जी। अच्छा, ये पूछा था शेखावाटी बीएड कॉलेज है, इसकी स्थापना का कैसे ख्याल आया आपको? शुरू में चूंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, जी। शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा के प्रति मेरा विशेष लगाव रहा है, जी तो राजकीय सेवा में नियुक्ति होने के पश्चात भी ये थोड़ी मन में एक भूख रही जी। कि शिक्षा की सेवा में, राजकीय सेवा के बाद 6 घंटे की राजकीय सेवा की में समयावधि होती है, उसके बाद भी जो शेष समय या रिशेष समय बचता है उस समय को मैं सदुपयोग करूं। जी और इसी रूप में मेरे प्रेरणा स्रोत के रूप में शेखावाटी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन श्री BL रणवा जी से मेरा परिचय हुआ, संपर्क हुआ, उनसे प्रगाढ़ता बढ़ी जी। और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से एक वो मन में ये लगी कि इस रूप में एक प्रशिक्षण कॉलेज के रूप में जी और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक तैयार कर सकें, ऐसा एक मानस था और उस रूप में हमने मिल करके 2007 में इसकी शुरुआत की थी। स्टाफ कितना आपका? स्टाफ BEd में 16 टीचिंग स्टाफ होता है जी। प्रिंसिपल प्लस 1 प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल के अलावा 15 टीचिंग स्टाफ का जी। ये रहता है। तो इसके अभी वर्तमान में प्रिंसिपल कौन है? वर्तमान में प्रिंसिपल डॉक्टर राम किशोर हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। वो हमारे इसके BEd और STC दोनों के प्रिंसिपल हैं। जी। तो यहाँ कोई हॉस्टल वगैरह है आपका कोई? नहीं, हॉस्टल नहीं है। इसका BEd और STC कॉलेज के लिए हॉस्टल नहीं है। इसके साथ ही हमने एक और मेरे मन की एक इच्छा थी जी कि अपने ग्रामीण एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं जी जी उनका एक जल्दी सर्विस लगे, जल्दी जॉब लगे और वो घर का आर्थिक संबल प्रदान कर सकें। तो ऐसी एक वो थी, एक मन में रही और एक प्रस्फुटन पैदा हुआ, कैसा हम क्या कर सकते हैं। फिर एक दिमाग में आया कि भारतीय सेना में नेवी और एयरफोर्स से एक ऐसी जॉब है जो सम्मानजनक जॉब के साथ साथ एक विद्यार्थी को कम उम्र में एक बढ़िया सम्मानजनक जॉब और घर वालों को आर्थिक संबल देने वाला एक कार्यक्रम है। तो इस हेतु हमने 2012 में एक कोचिंग शेखावाटी डिफेंस एकेडमी के नाम से शुरू की और उसमें नेवी और एयरफोर्स की हम कोचिंग करवाते हैं। और 2012 के बाद में अब तक हमने 126 बालक लड़कों का इसमें नेवी और एयरफोर्स में हमने सिलेक्शन करवाया है। अच्छा। उसका हमारा वो आवासीय कोचिंग संस्थान है हमारा, उसमें हॉस्टल है। हमारे पास लगभग 40-50 सीटें, लिमिटेड हम सीटें रखते हैं। जी जी। और लगभग 40-50 लड़कों में से हम हर साल
30 के आसपास सिलेक्शन करवा देते हैं। ये तो अच्छा मानदंड है आपके विद्यालय का। हाँ, लगभग किसी भी कोचिंग में देखें तो उनसे ज़्यादा अनुपातिक रूप से हम देखें तो हमारे सिलेक्शन जो रेशियो है वो काफ़ी ठीक है। तो बीएड के तो विद्यार्थी आप आवंटित होते हैं ना? बीएड के गवर्नमेंट के द्वारा आवंटित होते हैं। बीएड करने के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो राजकीय व्यवस्था के तहत पीटीईटी की एग्ज़ाम लगती है। उस एग्ज़ाम में नंबर आने के बाद राजस्थान की सभी बीएड कॉलेजेस को पीटीईटी के द्वारा छात्र आवंटित होते हैं जी। हमारे पास 100 सीटें हैं। 100 सीटें आवंटित हमें राज्य सरकार के द्वारा हो जाती है जी। पिछले साल से बीएड 2 साल का हो गया। पहले इसकी समयावधि 1 वर्ष थी, अब 2 वर्ष हो गई। तो फर्स्ट ईयर के 100 और सेकंड ईयर के 100 मिला करके 200 विद्यार्थी बीएड के। भवन पर निर्भर करता है कि सरकार की बस नीति होती है? आपके विद्यालय के भवन पर निर्भर करता है कि सरकार के द्वारा जो मान्यता ली जाती है वो जितनी भवन कैपेसिटी और कितने विद्यार्थियों की हम लेना चाहते हैं तो यूनिट्स में बटे हुए हैं। 1 यूनिट 50 स्टूडेंट की है, 2 यूनिट 100 स्टूडेंट की है, 3 यूनिट 150 की, 4 यूनिट तक की ये मान्यता मिलती है 200 यूनिट की। तो हमने 2 यूनिट की ले रखी है, 100 स्टूडेंट 1 वर्ष के। तो विद्यार्थी बीएड करते हैं जी, पैसा भी लगाते हैं जी, और आप देख रहे हैं कि नियुक्तियां कितनी लोगों में मिलती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी बीएड क्यों करे? अब ये है, बेरोजगारी की हालात तो गंभीर है जी ये बात तो है, लेकिन फिर भी जो मेहनती विद्यार्थी हैं जी और मेहनत करने वालों की इतनी संख्या होने के बावजूद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसियां काफ़ी मात्रा में निकलती हैं। इसमें खूब सारे स्टेज पे, 3rd ग्रेड पे, 2nd ग्रेड पे, 1st ग्रेड के कुल मिला के देखें तो वैकेंसियों की संख्या काफ़ी ठीक है। जी। और हालांकि स्टूडेंट्स की संख्या और बहुत ज़्यादा है, प्रशिक्षणार्थी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक इजी जॉब और घर के आसपास आदमी अपना राजकीय दायित्व भी कर ले, अपना उसका रोजगार भी हो जाए, उसके साथ साथ इस पेशे में सबसे ज़्यादा इच्छुक इसलिए व्यक्ति रहते हैं कि राजकीय अपनी नौकरी और जॉब के साथ साथ वो अपना सामाजिक दायित्व का विशेष समय में पूरी तरह अच्छी तरह से निर्वहन कर पाते हैं। और एक प्रकार से यदि कोई सही ढंग से अपने दायित्व को, उत्तरदायित्व को निभाए तो शिक्षा का एक ये पेशा नहीं, एक सेवा है। और बेदाग छवि के साथ अपना काम आदमी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहे तो इससे बेहतरीन मैं समझता हूँ कोई दूसरा पेशा नहीं है। एक बात और, जैसे कि पुराने जमाने में केरल के जो लोग हैं, यूपी के लोग हैं, वो पूरे भारत में फैले हुए थे जी। नर्सिंग में केरल के और स्टाफ अध्यापन में यूपी के। तो अगर इतनी बीएड कॉलेज हैं और इतना हमारे तब रुझान है तो हमारे लोग बाहर सेवा क्यों नहीं दे पाते हैं राजस्थान के बाहर? अब ये करना चाहिए, इस ट्रेंड को बदलना चाहिए। मैं खुद कई के पास प्रमोशन चाहते हैं, कई बार मैं इस बात को सोचता हूँ, यदि राजस्थान के लोग, और राजस्थान के ही नहीं अपितु भारत के लोगों में और पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्तियों में ये यदि सोच आ जाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़े दिनों पहले ये बात कही थी कि हम एजुकेटर, शिक्षा देने वाले शिक्षकों को एक्सपोर्ट करेंगे हम। विदेशों में बहुत डिमांड है, हिंदी के लोगों की बहुत डिमांड है, टेक्निकल भारत के टेक्निकल एजुकेटर हैं उनकी बहुत डिमांड है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए, हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अपने आप में क्वालिटी डेवलप करें और इतनी क्वालिटी डेवलप करें कि विदेशों में उनकी डिमांड बढ़े और विदेशों में जाकर के वो अच्छी एजुकेशन लोगों को दें। और हमारे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हुआ है, जैसे एक एग्जांपल लें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो विदेशों में शायद कोई ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी विदेशों की नहीं बची होगी जहां उनका सेमिनार नहीं हुआ हो, जहां उनका भाषण नहीं हुआ हो। तो ऐसे इस मानसिकता को, एक होम सिकनेस की मानसिकता को यदि हम लोग, हमारे शिक्षक यदि त्याग दें और वो अपने आप में क्वालिटी डेवलप करके ये करें कि ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया और भारतीय संस्कृति तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, और आज का उसी का अर्थ ग्लोबलाइजेशन है। ये मानते हुए यदि वो विदेशों में भी अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हो जाएं और उसको ये मानना शुरू कर दें कि मैं विदेशों में जाऊं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो उनका व्यवसाय बढ़ेगा, उनकी क्षमताओं का सही सदुपयोग हो पाएगा और इसके साथ भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन भी अच्छा होगा। तो शिक्षा में जो है व्यवसायीकरण आ रहा है, गुणवत्ता जो है शिक्षा में क्या होता है कि कुछ निश्चित राशि होती है, इस राशि में आपको अध्यापन करवाना है, ठीक है जी। तो फीस में कमी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लोग क्या करते हैं, फिर कटौती करते हैं संसाधन में, जो विद्यार्थी को मिलना चाहिए उसमें कटौती करते हैं, तो उसमें गुणवत्ता में गिरावट आती है। हाँ, ये कुछ हद तक सही है। लोगों ने कुछ
पिछले लगभग एक दशक से ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि निजी शिक्षण संस्थाओं का बोलबाला खूब ज़्यादा हो गया है, और विशेष रूप से राजस्थान में पिछले दशक में खूब संख्या में निजी शिक्षण संस्थाएं खुली हैं। जी। उनमें से जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत सारे अच्छे विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपने शिक्षण संस्थाएं खोल करके, और उनका जो उद्देश्य है जो पवित्र है कि हम कम खर्चे में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दें, लेकिन इसके साथ साथ बुराइयां भी उसी अनुपात में बढ़ भी रही हैं। ऐसे लोग भी उसमें आगे जिनका एजुकेशन से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है, और उन्होंने उसको एक टारगेट जो लिया है वो बच्चों को शिक्षा न देने के साथ, शिक्षा देने के साथ साथ अपना व्यवसाय को उसमें प्राथमिकता दे दी, जबकि प्राथमिकता में शिक्षा की सेवा होनी चाहिए, और उसके बाद उसको अपना गुजारा चलाने के लिए उसको कुछ आंशिक रूप से व्यवसाय माना जा सकता है। लेकिन यदि जिसने प्राथमिकता व्यवसाय को जहां तक दे रखी है, मेरी समझ में वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षा बेच रहे हैं, जो सरासर गलत है। जी। एक अच्छे विद्यालय भवन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अच्छे भवन में विशेष रूप से ये एक कह सकते हैं हम, विद्यार्थियों के लिए आरामदायक वो बैठा जा सके, आरामदायक बैठने का उसके लिए स्पेस हो, हवादार हो, रोशनी युक्त हो, और स्वच्छता का उसमें पूरे मानदंडों का प्रयोग पालन किया गया हो, और साथ ही साथ कक्ष के साथ ही साथ विशेष रूप से संस्था के पास स्वच्छ टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो, और साथ साथ खेल मैदान की बड़ी आवश्यकता है। बिना खेल के मैदान के विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। वो केवल एक किताबी रट्टू उसको बनाया जा सकता है, जो आने वाले समय में जाकर के एक अच्छे नागरिक में जितने गुण होने चाहिए वो गुण उसमें डेवलप नहीं हो पाते। और आजकल एक पार्किंग की व्यवस्था, क्योंकि वाहन भी ज़्यादा आ गए हैं, तो काफ़ी सारे विद्यालय जो हैं वो एकदम रोड के पास बने होते हैं, तो आप देखते हैं उसकी भी समस्या रहती है। वो भी एक जरूरी अंग है, और उसका भी समावेश होना बड़ा जरूरी है। पार्किंग की व्यवस्था विद्यालय के पास होना आवश्यक है, क्योंकि मैं आज लंबे दूरी से विद्यार्थी चल करके आते हैं, और कुछ आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक रूप से भारत में भी कुछ अच्छा विकास हुआ है, तो साधन संपन्न लोग हो रहे हैं। तो विद्यार्थी आजकल ये बात नहीं है कि वो पैदल ही आते हैं, साधन अपना विद्यार्थी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके आते हैं, स्टाफ जो है वो भी अपने साधन लेके आता है। तो पार्किंग की व्यवस्था होना मस्ट है, और पार्किंग के साथ साथ आजकल तो एक नया ट्रेंड और चल गया, कैंटीन व्यवस्था भी। अच्छे जो कॉलेजेस जो हैं उसमें कैंटीन की व्यवस्था भी उसका एक अभिन्न अंग बन गया। आपके प्रेरणा स्रोत कौन से गुरु रहे हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत लक्ष्मणगढ़ ऋषिकुल संस्कृत कॉलेज में कब मैं विद्यार्थी रहा हूँ, आचार्य भगवानदास जी स्वामी आचार्य भगवानदास जी स्वामी दादूपंथी थे ना? दादूपंथी थे, वो मेरे प्रेरणा स्रोत गुरु रहे हैं। अब भी लगभग हर गुरु पूर्णिमा के दिन लोहागढ़ में उन्होंने एक आश्रम बना रखा है, वहाँ मैं लगभग जाने की पूरी कोशिश करता हूँ और हाजिर हो जाता हूँ। और वैसे भी जब भी 4-6 महीने निकल जाते हैं तो उनका फोन आ जाता, भाई तुम आया नहीं, कई दिन हो गए, तो उनके पास जाके अच्छा महसूस करता हूँ। आप इतना सम्मान देते हैं, ठीक है, तो आप जब विद्यार्थियों को देखते हैं तो क्या उतना सम्मान मिल पाता है आपको? अब कुछ परिस्थितियां बदल रही है, जैसे हालांकि मेरे को भी कोई बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन मैं मेरे विद्यार्थी जीवन को देख के मैं चलता हूँ, और आज के विद्यार्थी जीवन को देखता हूँ, तो उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि लंबा गैप आ गया। जी। ऋषिकुल संस्कृत कॉलेज का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, पहले गांव की स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा लालासी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में रही है। उस समय हमारे द्वारा हमारे गुरुजनों का जितना मान सम्मान और उनके लिए दिल में जितनी जगह थी, मैं जहाँ तक समझता हूँ अब के विद्यार्थियों में वो नहीं है, और कुछ समय का बदलाव भी आ रहा है। अब गुरु मित्र के रूप में गुरु के साथ व्यवहार, राजकीय व्यवस्था भी ये कह रही है कि गुरु मित्र ही हो, और मित्रवत व्यवहार शिक्षकों के साथ किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसके जिम्मेदार कुछ गुरुजन स्वयं भी हैं, जिन्होंने अपना कद थोड़ा गठाया है जी। और कुछ वातावरण का, मीडिया का, इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेट, इंटरनेट, इन सब का प्रभाव पड़ा है, और गुरु का जो मान सम्मान और जो एक स्थान होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसके लेवल में थोड़ी कमी आई है। अच्छा,
तो एक अच्छे विद्यार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए और एक अच्छे अध्यापक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अच्छे विद्यार्थी के गुण अपने संस्कृत साहित्य में, भारतीय संस्कृति में काक चेष्टा बको ध्यानम, ये लिखे हुए 5 गुण है। वो 5 गुण तो जहाँ तक मेरे ख्याल से जहाँ तक होना चाहिए अपरिहार्यता है। वो अपरिहार्य है, होने ही चाहिए। चेष्टा भी कोई जैसी होना चाहिए, ध्यान भी बगुले जैसा होना चाहिए, गृह त्यागी भी होना चाहिए, होम सिकनेस भी उसमें नहीं होने चाहिए। तो ये 5 गुण तो एक विद्यार्थी में होने ही चाहिए जी। और इसके साथ साथ विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, आज का विद्यार्थी केवल ज्ञान नए लेकर के परिचय लेना चाहता है, वो अपना नॉलेज बढ़ाना। एक नॉलेज और ज्ञान में मैं थोड़ा डिफरेंस मानता हूँ। वो केवल नॉलेज बढ़ाना चाहता, नॉलेज तो जानकारियां हैं जी जी। और ज्ञान व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। जी। तो शिक्षा ये नहीं कहती कि वो केवल उसका एक जानकारी बढ़े, उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। तो ये जो गुण जो अपने पुरातन चले हुए हैं, जहाँ तक मैं कहता हूँ, वो अपने आप में परिपूर्ण है। एक छोटा सा सवाल अंत में, आप अपनी सरकारी नौकरी में और इसमें संस्था में तालमेल कैसे बैठा पाते हैं समय का? उसमें मेरा समय का तालमेल, ये सरकारी नौकरी पूरी ईमानदारी के साथ, जो राजकीय व्यवस्था में जो समय है वो पूरा का पूरा समय मैं अपने राजकीय विद्यालय में देता हूँ। जी। यहाँ पूरा स्टाफ रख रखा है, पूरा स्टाफ अपना अपना सब काम करता है। विद्यालय, राजकीय विद्यालय समय के बाद शाम के समय जो समय बचता है उसमें प्रबंधकीय कार्य है जो देख लेते हैं और दिन में जो कार्यकलाप रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स ले लेते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी सहयोग किया है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह जुड़े हुए हैं, पूरे संस्थान में लगा रखे हैं। मोबाइल से जुड़े रहते हैं। हाँ, तो मोबाइल से तो जोड़ के नहीं रखते। मोबाइल का प्रयोग तो मैं स्कूल में नहीं करता हूँ। मेरे मोबाइल का प्रयोग मैं सिर्फ इंटरव्यूअल में ही करता हूँ। आप भी जब प्रयोग मुझे कभी कॉल करेंगे तो मैं इंटरव्यूअल में ही कॉल बैक करूँगा आपको। आकर के उसको देख लेते हैं, रिटेक कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं और बाकी शाम को, सुबह शाम के समय देख लेते हैं इसको। ठीक है मनोज जी, जो पौध आपने लगाई है, उम्मीद करता हूँ दिनों दिन प्रगति करे, बढ़े, फले फूले, और जो सपने थे आपके जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के, अच्छे शिक्षक तैयार करने के, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सिलसिला यूँ चलता रहे और भी अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाएं और यूँ ही सेवा भाव से अपना कार्य करते रहें। कोशिश मेरी जारी रहेगी, कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मैंने इसको पेशे के रूप में न अपनाकर मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं इससे जुड़ा रहूँ, इससे मैं जितनी सेवा मैं कर सकूँ उतनी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ। और आप लोगों का सहयोग रहा, दुआएं रही तो हो सकता है अच्छा ही रहेगा। तो ठीक है, समय निकालने के बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जब आप और सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ऊंचाई की, सफलता की, तो समय निकाल के फिर आपका साक्षात्कार दोबारा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, हमेशा आपका स्वागत रहेगा। आपने ये अवसर दिया, मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।